एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम यानी 18 अप्रैल को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों को एग्ज़ाम को देखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक 250 क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 18 अप्रैल के लिए। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। इसमें आप लोगों को 5 सेट करवाए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को अंतिम प्रहार में आप लोगों को 2019 से लेकर 2022 तक जो भी जैकबोर्ड ने क्वेश्चन तैयार किए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग वीडियो को जब भी देखें बिना स्किप किए देखें, क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बना के रखे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से अगर देख लिए होंगे तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। सो गाइस, आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंतिम तक देखें। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात यह भी ध्यान रखिए, अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सेपरेट सा टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूं। बस आपको इस डिस्क्रिप्शन पे जाना है इस वीडियो के और उसको क्लिक करके आप अच्छी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले। चलिए हम लोग बिना देखे, जो सांख्यिकी शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पे होती है? एक वचन में, बहुवचन में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जो सांख्यिकी है, जिन्हें स्टैटिस्टिक्स है, वो इनके साथ इसका प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक द्वारा, व्यावसायिक द्वारा, अर्थशास्त्री द्वारा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों के क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलेशन यानी सारणी। आप कोई भी याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, तीनों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि बहुलक इक्वल टू 18 और माध्य इक्वल टू 21 हो तो माध्य का मान बताइए। यानी जो आपका मोड दिया है 18 और मीडियन दिया है 21, आपको फाइंड करना है कि मीन का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन है ये 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मैं मैथ्स से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक्स में किस तरह से 2023 के एग्जाम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका रिगार्ड में एक सेपरेट सा वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर एक मैथ से रिलेटेड एक वीडियो बनना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुण सदैव होता है। जो सहसंबंध गुण है वो सदैव क्या आते हैं? तो पॉजिटिव और ऋणात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, 1-1 करके आता है। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। जो बहुलक है यानी जो मोड है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको बताना है क्या होती है। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अधिकतम। मैक्सिमम होते हैं, क्या होते हैं? मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा क्या कहलाता है? जो समाचार पत्र है उसके द्वारा प्राप्त आंकड़े, याद रखेंगे, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीय आंकड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, पदों के विचरण को क्या मापते हैं? पदों के विचरण के मापन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अपहरण। क्या होगा? डिस्पेरिजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रोफेसर पीवी महालनोबिस किससे संबंधित है? जो प्रोफेसर पीवी महालनोबिस है वो एक अर्थशास्त्री है। क्या है? अर्थशास्त्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैथ में कम से कम 12 नंबर का एग्जाम होंगे, जिसमें दोस्तों आप चाहते हैं कि सर हम लोग एक सेपरेट सा वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्लॉट लेकर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको बताना है दोस्तों कि चतुर्थ विचलन का सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Q3 - Q1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 100। क्या होता है? 100। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आपसे पूछा गया कि समांतर मध्य क्या है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका मैं अपनी सेपरेट से एक वीडियो में अपलोड करूंगा, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। और आप चाहते हैं कि सर एक वीडियो होना चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। प्राथमिक आंकड़ा होते हैं, जो प्राइमरी डाटा है वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, वो होता है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जाता है? तो याद रखेंगे किसका रेखाचित्र द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, वह है माध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा फिशर सूत्र, ऑप्शन नंबर फिशर सूत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छे सौर औसत के गुण होते हैं, जो एक अच्छे औसत है इसके क्या गुण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है डिविजन कि चित्र का सहसंबंध परिणाम है। इसमें जो चित्र है इससे रिलेटेड एक वीडियो सेपरेट में बनाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। अगला प्रश्न है डिविजन, आपसे प्रश्न पूछा गया है विस्तार गुणांक का सूत्र है। आपको बताना है कि विस्तार जो गुणांक है इसका सूत्र क्या होगा, L - S L + S, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु विचलन का सूत्र है। जो परमाणु विचलन है इसका सूत्र क्या होगा, तो सिग्मा dx2 / n, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। जो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन है वो क्या कहलाते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कि प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस फिर आपसे पूछा गया डिविजन, इस आंकड़ों का विस्तार बताइए। इस आंकड़ों का जो विस्तार है डिविजन, आपको फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जहाँ पे आप लोगों को क्लास 11 से रिलेटेड 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो डिविजन आप चाहते हैं कि सर हमें 2023 में अच्छे अंकों से पास होना है, अच्छे अंक लाना है, तो आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का आप वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ही होगी तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9122288860 पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन एडिशन आप लोगों का 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कोण होता है। किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनते हैं? याद रखिएगा 360 डिग्री के, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, एक आयत चित्र होते हैं। जो आयत चित्र है वो क्या होते हैं? तो द्विमीय आलेख, ऑप्शन नंबर 2 डायमेंशन होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। फिर से डिविजन आपसे माध्यिका के बारे में कहा गया है, तो माध्यिका से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो हो गया, बार बार मैं बता रहा हूँ। सेक्शन बी की ओर चलते हैं। जो हरित क्रांति में सम्मिलित है, जो हरित क्रांति है वो किससे सम्मिलित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि फेमा कब लागू किया गया था, यानी फेमा जो है वो कब लागू की गई थी? तो फेमा लागू की गई थी 1 जून 2000, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध होती है? इसका संबंध होता है किससे? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, निरपेक्ष निर्धनता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ हुआ था। जो भारत में आर्थिक सुधार है इसके प्रारंभ कब हुए थे? तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जैविक कृषि एक खेती जो है वो किस प्रकार की जैविक कृषि है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा धारणीय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 31, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? जो स्वास्थ्य है तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा सामाजिक, यानी सोशल, सामाजिक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सुधार के संदर्भ में एलपीजी का प्रमुख रूप बताइए। तो एलपीजी का प्रमुख जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, इसको आपको फुल फॉर्म बताना है। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? जो कृषि क्रियाएं हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र के रूप पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? यानी आज़ादी से पहले कौन सा ऐसा वस्तु जिसका निर्यात नहीं की जाती थी? इंजीनियरिंग वस्तु, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारत की पहली औद्योगिक क्रांति किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार औद्योगिक क्रांति हुई थी 1948, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 36, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक है। मानवीय संसाधन के विकास के लिए याद रखेंगे शिक्षा होना बहुत ही आवश्यकता है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं 37। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीवन प्राप्त करती है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 2/4। कितना? 2/3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2/3 व्यक्ति जो है भारत में, पूरा देश में, पूरा विश्व में 2/3 लोग कृषि से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सी है? तो सर्वाधिक आबादी वाला देश आपको पता होना चाहिए, चीन जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न पे आते हैं कि AAY का पूर्ण नाम क्या है? AAY का फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा एंटोडाया आयना योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन एडिशन की पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अल्प विकसित देशों में। याद रखेंगे अनडेवलप्ड कंट्रीज में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास सूचकांक HDI मापदंड एक सूचकांक है, वो कहाँ के सूचकांक है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सोशलिज्म। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? भारत का सबसे गरीब राज्य आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे गरीब राज्य है? तो बिहार जो है वो सबसे गरीब राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीति आयोग की गठन कब किया गया था? जो नीति आयोग है आपका, उसका गठन किए गए थे 1 जनवरी 1915 में। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है, जो उदारीकरण है इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मनरेगा का संबंध किससे? जो मनरेगा है उसका संबंध किससे? तो मनरेगा का संबंध होता है दोस्तों रोजगार से। किससे? रोजगार, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 46। नाबार्ड कब स्थापित हुआ था? जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47। श्रम बल और कार्यबल का अंतर क्या है? तो श्रम बल और कार्यबल का अंतर होता है बेरोजगारी श्रम। बेरोजगारी श्रम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आते हैं? इसमें कौन सा ऐसा ऊर्जा का है जो बताना है आपको परंपरागत स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों इस चिपको आंदोलन की शुरुआत जिसने भी किया था इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि सर 49 का क्वेश्चन नंबर ये होगा। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो न्यू बैच स्टार्ट किए गए हमारे एप्लीकेशन पे, वहाँ पे दोस्तों आप अच्छी तरह से क्लास 11 का पूरा कोर्स 149 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का वो क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं जो 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। सो दोस्तों आप चाहते हैं कि समय एडमिशन लेना है तो किसी भी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद दिक्कत ही होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, यानी एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के जनक हम लोग किसे कहते हैं? एडम स्मिथ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखें उसे हम लोग बोलते हैं क्या? गणनाकार। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपके एग्जाम में 4-5 सूत्र पूछे जाएंगे, तो सूत्र को सभी को जितना भी सूत्र मैं आप लोगों को आज तक बताया हूँ मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक सभी सूत्र को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कर लेना है। समांतर मध्य का सूत्र आपको बताना है, तो समांतर मध्य का सूत्र होता है, याद रखेंगे, सिग्मा XI बटा एन। क्या होगी? XI x बटा एन। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि किसी पाई चार्ट के केंद्र का कुल कोण कितना डिग्री होता है? यानी कोई भी पाई चार्ट है, पाई चार्ट मतलब होता है डेस्टन, याद रखेंगे ये गोला है, इसमें आपको बताना है कि कितना डिग्री का कोण बनता है। तो सभी को पता है डेस्टन ये जो चार्ट है पाई चार्ट में डेस्टन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई चार्ट में 360 डिग्री का क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे चलते हैं कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? किसी भी ग्राफ पेपर में डेस्टन कितने चरण होते हैं? तो ग्राफ पेपर आप सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और इसको बोलते हैं चौथा चरण। तो आपसे कितना चरण है? 1 2 3 4, यानी 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आधार वर्ष का निर्देशन सदैव होता है, क्या होता है? याद रखेंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 100 होती है। कितना होती है?
100 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सूचकांक के प्रकार है, आपको बताना जो सूचकांक है वो उनके प्रकार है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा आप लोग अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए डिस्कशन मेरा पूरे टेक्निकल टीम, हमारे पूरे घर के मेहमान डिस्कशन जितने भी आप लोगों के लिए देते हैं, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि विस्तार गुणांक का सूत्र, यह क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं, याद रखेंगे। विस्तार गुणांक का सूत्र होता है L-S L+S, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, काल श्रेणी का प्रदर्शित करने वाला ग्राफ क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, याद रखेंगे, काल्किक चित्र, याद रखेंगे कालिक चित्र, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है, जो आंकड़ा है उसका चित्रमय प्रदर्शन को हम लोग बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर के रिगार्डिंग अब यहाँ पे आ चुका है। इसमें मध्य आंकड़ों से बताया, यानी इन आंकड़ों का आपको मध्य बताना है, तो सभी को पता होना चाहिए कि मध्य के लिए सबसे पहले डिसीजन आपको क्या करना पड़ा, याद रखेंगे मध्य के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में इसी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए। जब भी आपसे मध्य का पूछा जाए तो याद रखेंगे सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है, ठीक है। और ऑलरेडी ये आरोही क्रम में अरेंज किया हुआ है, क्योंकि 90 के बाद 100 होता है, 100 के बाद 110 होता है, 120 के बाद ही 130 होता है, ऑलरेडी ये अरेंज हो चुका है, ठीक है। आपको अरेंज करना नहीं है, अगर अरेंज किया ना हो तो याद रखेंगे बढ़ते क्रम में इसको सबसे पहले हम लोग सजाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको काउंट करना है कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। अब 9 डिजिट के बाद डिस्टेंस आपको देखना है क्या कि 9 डिजिट में हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो याद रखेंगे बीच में आता है, याद रखेंगे 5, यानी 9 डिजिट इधर 4 डिजिट हो जाएगा और इधर 4 डिजिट और ये एक 9, तो याद रखेंगे 4 डिजिट इधर कन्वर्ट कर देना, 4 डिजिट इधर, जो बीच में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह इसका आंसर कितना हो जाएगा, याद रखेंगे 30 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे मान लेते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि 10 डिजिट दिया है तो 10 डिजिट देने के बाद डिस्टेंस याद रखेंगे बीच वाला को 2 बार आपको बीच वाला मान लेते हैं, इन दोनों को मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका 80 दिया हुआ है तो आपको कुछ करना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है तो आपको इधर 5 काउंट करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, इधर काउंट करना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। याद रखेंगे जो पाँचवा और इधर जो पहला होगा उसको आपको जोड़कर आधा कर देना है, याद रखेंगे 120 और 130 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 250 का आधा 125 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बहुत बेहतरीन तरह से बता चुका हूँ। आप सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया डिस्टेंस की बहुलक क्या होगी, बहुलक जो बार बार रिपीट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बहुलक, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको देखना होगा डिस्टेंस 5 जो सबसे ज़्यादा बार आया है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, माध्यिका आपको बताना है, याद रखेंगे माध्यिका 1 3 5 7 9 को माध्यिका बताना है, तो उसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जोड़ना है, याद रखेंगे जोड़ना है 1 3 5 7 7 प्लस 9, याद रखेंगे 9, और जोड़ने के बाद जितना डिजिट है उनको काउंट करके डिवाइड दे देना है, 1 2 3 4 5 से आपको डिवाइड कर देना है, तो 9 7 16 16 5 21 21 और 3 24 24 और 1 25 को जब हम 5 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। इसी तरह से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वादा करते हैं 5 जीतो, मैं आपके पेपर में 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, और मैंने जो 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताया और इससे बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। निरपेक्ष मान आपको बताना, निरपेक्ष माप का जो सूत्र है वो क्या है, विस्तार, रेंज, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस क्या, रेंज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रमाण विचलन का विचारक निम्नलिखित में से किसकी देन है, तो याद रखेंगे किसकी देन हो जाएगी, कार्ल पियर्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखेंगे वेल्थ ऑफ नामक पुस्तक जो लिखने वाले व्यक्ति का नाम था एडम स्मिथ, यानी इकोनॉमिक्स का फादर जिसे हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होते हैं, तो एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं, तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, एनएसएस का स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे एनएसएस का जो स्थापना हुआ था 1950, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। यदि श्रेणी का मध्य, अगर आपको मध्य दिया, याद रखेंगे मध्य आपका दिया है 20, तो आपसे पूछा गया है क्या 10 15 x, यानी आपको कुछ नहीं 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 20 प्लस 30, आपको सिर्फ जोड़ना है, याद रखेंगे दोस्तों 10 और 15 जोड़ेंगे 25 25 और 20 45 45 और 30 75, याद रखेंगे
75 प्लस x बराबर हम लोग लिखेंगे कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 20। बस काउंट करना कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब जब इसको हम 5 से हम मल्टीपल करेंगे तो 100 i प्लस माइनस इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में, x बराबर आपका हो जाएगा, याद रखेंगे इधर अगर हम लोग करेंगे तो 100 माइनस अगर 75 करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 25, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपके पेपर में दोस्तों हु बहु इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। परमाणु विचलन का सूत्र बताना है, यानी कॉफिशिएंट का आपको फार्मूला बताना है। तो कॉफिशिएंट का फार्मूला सभी को पता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फार्मूला से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, याद रखेंगे किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेकेंडरी, याद रखेंगे प्राइमरी इसका सही उत्तर होगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, सभी को पता है जो भारत में रेलवे थे उसकी शुरुआत आपको बताने की कब हुई थी। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। कहाँ से, मुंबई से, याद रखेंगे मुंबई से थाने के बीच, ये भी आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, आपको बताना है जो योजना आयोग है, योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बताऊं योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री। पर आपसे पूछना गया है कि योजना आयोग की नियुक्ति कब की, 1950। इसी को आज नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। याद रखेंगे नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से, तो 1 जनवरी 1900, याद रखेंगे 1 जनवरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1 जनवरी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2015। ये डेट पूरा आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग को कन्वर्ट किया गया है नीति आयोग में, कब से लागू किया गया है, तो 1 जनवरी 2015, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, निम्नलिखित में से नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, अभी मैंने जस्ट बताया नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्या होगी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्राइम मिनिस्टर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके पास 25, हरित क्रांति के जनक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली टपकने वाला है, तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। 26 पे आते हैं, हरित क्रांति में सम्मिलित है, आपको बताना जो हरित क्रांति है वह सम्मिलित है, किससे सम्मिलित है, याद रखिए HYB बीज कृषि यांत्रिकरण, रासायनिक उर्वरक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब हुई थी, तो भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति हुई थी, याद रखेंगे 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 1948, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरा पूरे टेक्निकल टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करें एक लाइक जरूर करें। 1956 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक को कितने भागों में बांटा गया था, याद रखेंगे कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन में नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे किस देश के, जापान। क्या होगी, जापान, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुआ था, जो आर्थिक सुधार है वह कब प्रारंभ हुए थे, तो 1991, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मनरेगा कब से लागू की गई, जो मनरेगा है वो 2 फरवरी, याद रखेंगे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात में अधिक है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो गरीबी रेखा है वो किस देश में आपको बताना है, तो याद रखेंगे सभी को पता है वो देश भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी देश है। आते हैं अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे कि ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था है, याद रखेंगे कहाँ शीर्ष संस्था, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा नाबार्ड में। कहाँ होगी, नाबार्ड, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, कौन संस्था किसानों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करती है, तो क्यों नहीं प्रदान करती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक कृषि साख समिति। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 35, मानव पूंजी में सम्मिलित है, आपको बताना जो मानव पूंजी वह सम्मिलित है, क्या होगी, इनमें से सभी, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है SHG, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में छपने वाले हैं, इसका फुल फॉर्म बताना है, तो याद रखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। फुल फॉर्म भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37, भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो कोयला। क्या होगी, कोयला, इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते, भारत में इस समय प्रत्याशित आयु है, याद रखेंगे प्रत्याशित आयु कितनी है,
तो 65 क्या होगी, 65 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 39। वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है, वायु जो प्रदूषण है इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किस देश में सर्वाधिक है। आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस में है, भारत, पाकिस्तान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने की केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे बहुलक, माध्यिका और समांतर मध्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा प्रस्तुतिकरण, याद रखेंगे क्या कहलाते हैं, प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक, यानी पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टैटिक क्या है, यानी सांख्यिकी जो है वो क्या है। तो सांख्यिकी डिस्टेंस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ऑप्शन नंबर बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे क्वेश्चन नंबर 5 ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आप चाहते हैं कि सर हमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो चाहिए। डिस्टेंस आपके पेपर में 16 मार्क्स से लेकर आपसे 12 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स के आपके ओनली फॉर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चाहते हैं कि सर हमें मैथमेटिक्स में किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस कराएं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करें डिस्टेंस कि हम लोगों को सर एक सेपरेट सा वीडियो चाहिए जहाँ पे हम लोग अपने भाषा में, यानी किस तरह से मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब को हमको सबसे पहले हम लोगों को समझाना है। तो डिस्टेंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो जितना भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा, आप लोग कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्ट्रीब्यूशन 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन। सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखेंगे किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है क्या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और ये जो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है कि ये जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या है। तो ये श्रृंखला याद रखेंगे समावेशी श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुसंधान से संबंधित संग्रह या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे उससे हम लोग बोलते हैं क्या, जनगणना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किसी समग्रह में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहा जाता है। तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया है। इसमें आपको बताना है कि कौन आर्थिक क्रियाएं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सूत्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जो मध्य बिंदु है यदि मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला आता है फर्स्ट एंड सेकंड प्लस डिवाइडेड बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दंड चित्र, यानी बार डायग्राम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्नवाली का प्रयोग किया जाता है। जो प्रश्नवाली है उसका प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रश्नवाली का जो प्रयोग किए जाते हैं डिस्टेंस, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सर्वेक्षण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। तो इसका प्रतिपादक जो किए थे उनका नाम था रॉबिन्स। किसने किए थे, रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसी सारणी के मुख्य अंग है। किसी सारणी के मुख्य अंग क्या होंगे। तो याद रखेंगे डी, इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है, और फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊँगा। डिस्टेंस आप लोग चाहते हैं कि सर एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक वीडियो होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। ये भी सर डिस्टेंस मॉडल पेपर जो है ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इन सब क्वेश्चनों को मैं एक बेहतरीन से एक स्लॉट लेकर आऊँगा जहाँ पे आपको मैं अच्छी तरह से बता सकूँ। क्वेश्चन है कि सतत श्रृंखला यानी अखंडित श्रृंखला के माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निर्देश सूचकांक का प्रयोग होता है। जो निर्देश सूचकांक है इसका प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 21, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है। तो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन का जो उद्देश्य होती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर होगा। सो डिस्टन आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें टारगेट किया गया है 2023 के एग्जाम को, टारगेट मिशन 2023। इस बैच का नाम है डिस्टन, जहाँ पे टारगेट किया गया 2023 के एग्जाम में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, किस तरह से आपके क्वेश्चन में डिस्टन को रोटेट किए जाएंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसका मिनिमम फी मात्र डिस्टन 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो डिस्टन आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, तो जल्द से जल्द इसमें इनरोल करा ले। क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, आयत चित्र की श्रृंखला का आवृत्ति वितरणों का रेखित चित्र प्रस्तुत करती है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन फिर से एक ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एक फॉर्मूला से रिलेटेड, और 23 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला से रिलेटेड है, और आपको मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेपरेट से वीडियो बताऊंगा। सामकों यानी आंकड़ों के अभिकरण मापने की सबसे सरल माप क्या होगी। तो सबसे सरल माप जो होती है वह विस्तृत यानी रेंज, विस्तार यानी रेंज, इसे हम लोग बोलते हैं। आते हैं हम लोग सेक्शन, यानी आपका जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें 2 पार्ट है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट बी, यानी पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में 20 क्वेश्चन। तो याद रखेंगे एडिशन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित है। इसमें बताना जो बैंकिंग क्षेत्र है वो किस है, ट्रेटी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ट्रेटी, और ऑप्शन नंबर तृतीय ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतकों में सबसे आगे है। तो इसका क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या, चीन। चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं 28, भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाले श्री संस्थान को क्या कहते हैं। तो वह याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, नाबार्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, नाबार्ड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते 29, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है, जो शहरी क्षेत्र है मुख्यतः क्या पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे खुली बेरोजगारी, क्या पाए जाते हैं, खुली बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, टिस्को का पूरा नाम क्या है। जो टिस्को है, टाटा जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट टाटा, टिस्को का पूरा नाम आपको बताना है। टिस्को का पूरा नाम होता है टोटल आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे 31, किस वर्ष को महाविजयन का वर्ष कहते हैं। तो याद इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1921। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के अंतर्गत किन की आवश्यकताओं को संतुष्ट होती है, किन की आवश्यकता को जो हम लोग संतुष्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला प्रश्न पे चलते क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो भारत में जो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं सभी प्रकार के मिश्रित अर्थव्यवस्था को जानते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में घटने को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा अमूल्यन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। WTO का पूरा नाम बताना है डिस्ट्रिक्ट कि WTO का जो पूरा नाम होती है इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था। तो उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है, तो उसका नाम है दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। LPG नीति के सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो सकारात्मक जो प्रभाव पॉजिटिव का प्रभाव जो होती है ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 39, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब शुरू की गई थी। तो भारत में जब प्रथम बार पॉपुलेशन की जनगणना जो की गई थी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1881 में। कब की गई थी, 1881, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का उत्पादन क्या है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसका काम था कृषि को आगे बढ़ाना, ऑप्शन नंबर
ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का पूरा नाम आपको बताना है स्टूडेंट, याद रखेंगे ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। जितना भी प्रश्न में बता रहा हूँ स्टूडेंट आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसी तरह से पेपर में आपके छपने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब प्रश्नों का अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। और आप सेपरेट से तैयारी करना चाहते हैं ट्यूशन, तो सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन के नीचे ट्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होगी ट्यूशन तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सअप के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं ट्यूशन। अगला क्वेश्चन ट्यूशन वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन है 42, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। जो योजना आयोग उसका स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त कराना जाना जाता है, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निजीकरण। ऑप्शन नंबर ए निजीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। भारत में निर्धनता के, याद रखेंगे भारत में जो है निर्धनता के क्या है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 46। आधारित संरचना डैश की पूर्व शर्त है, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक विकास। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो एडम स्मिथ ने, जिन्होंने इससे हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र के पिता ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो इससे हम लोग बोलते हैं, याद रखिए प्रस्तुतिकरण। याद रखें क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक दिया हुआ है मैथमेटिकल से रिलेटेड। अगर आप क्लास 11 में है और इकोनॉमिक्स पार्ट लिए तो 5 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। और हम लोगों ने मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और एक पार्ट अभी बचे हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें और एक पार्ट करवा दीजिए जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले इन क्वेश्चनों को स्टडी करें। क्वेश्चन को स्टडी करें कैसे कि निम्नलिखित अंतर को आपको बताना है रेंज। रेंज का मतलब सबसे बड़ा डिजिट लेना है, तो सबसे बड़ा डिजिट आपका होगा 81, ठीक है, और सबसे छोटा डिजिट लेना है। इन चारों में से आपको बताना है कि जो सबसे छोटा डिजिट है वो क्या है, तो सबसे छोटा डिजिट जो है यहाँ पे 35 है। 35 को स्टूडेंट यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। क्या करना है? यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस कर देना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। विस्तार का फॉर्मूला होता है, यानी आपका रेंज का फॉर्मूला होता है उच्च माइनस निम्न, तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया 46, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कितने डिग्री कोण बनते हैं? सभी को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं कितना 360। सभी को पता है जो अगर एक सर्कल है, इस सर्कल में इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आयत चित्र है। आपको बताना है कि जो आयत चित्र है वो क्या है, तो याद रखेंगे 2 डायमेंशन फिगर। क्या होगी? 2 डायमेंशन फिगर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे ट्यूशन ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, आपको एक डिजिटल बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। वहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ट्यूशन किस तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ट्यूशन कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सांख्यिकी शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं? याद रखेंगे एक वचन और बहुवचन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे कि अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कॉलम और पंक्तियों के रूप आंकड़ों के क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखेंगे सारणीकरण, यानी टेबुलेशन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि बहुलक 18 और माध्य 28 हो तो आपको मान बताना है। तो याद रखिएगा जो माध्य का आपको मान पूछा गया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप लोग वेट करें। हमारे मैथमेटिकल जो एक पार्ट होगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उस पार्ट में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चतुर्थ विचरण, ये क्वेश्चन जो है डिस्टन आंखें बंद कर लेना है, और ये क्वेश्चन में चैलेंज करता 2023 के पेपर में छपने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? आपको बताना जो आधार वर्ष में है
उस सूचकांक का मूल्य जो होता है वो कितना होता है, याद रखेंगे, याद रखिए, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, फिर से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको मैं अगले वीडियो में आपको बेहतरीन तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, आपको बताना जो प्राथमिक आंकड़े है वो क्या होता है, तो याद रखें अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में सहसंबंध का परिणाम आपको बताना, जो सहसंबंध है इसका परिणाम क्या होगी, याद रखें r = -1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ये साल भी 2023 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। विस्तार गुणांक का सूत्र है, आपको बताना विस्तार जो गुणांक है इसका सूत्र होता है L-S L+S, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 2019 से लेकर 2022 तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इन सब क्वेश्चन को करवाइए, तो आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रिक्शन कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों के कमेंट और लाइक को देख के डिस्ट्रिक्शन आप लोगों तक मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सूत्र का प्रमाण विचलन का सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जितना भी फॉर्मूला डिस्ट्रिक्शन आपको फॉर्मूला को अच्छी तरह से स्टडी करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जाता है, तो रेखाचित्र द्वारा किसका निर्धारण नहीं किया जाता है, तो माध्य को, क्या होगी, मध्य इसका सही उत्तर होगा, मीन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, तो याद रखेंगे किसके सूत्र, फिशर का सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, आपको बताना है कि अच्छे औसत के गुण क्या होते हैं, तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें डिस्ट्रिक्शन, तो आप लोगों के लिए भी एक फर्ज बनता है कि मैं आप लोग एक उस स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो 2023 के एग्जाम में उनको पता नहीं है कि हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। पदों के विचरण के मापन को कहते हैं, तो याद रखेंगे उसे हम लोग बोलते हैं अपकरण, क्या होगा, अपकिरण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड, ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। श्रम बल और कार्यबल का अंतर आपको बताना है, जो श्रम बल और कार्यबल है इसका अंतर बताना है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बेरोजगार श्रम, क्या होगी, बेरोजगार श्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं 23, इनमें से कौन सी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है, आपको बताना है कि इनमें कौन परंपरागत स्रोत की ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आते, सौर विकिरण, क्या होगा, सौर, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, 2023 के पेपर में अभी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुण, कहाँ पे, याद रखेंगे सुंदरलाल बहुगुण ने इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है, आपको बताना है जो पाकिस्तान है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या होगी, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है, आपको बताना है जो स्वास्थ्य है वह किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग होगी, तो सामाजिक, यानी सोशल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले जो प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण नाम बताना है, आपको बताना है जो एलपीजी है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है क्या, याद रखेंगे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। या तो स्टूडेंट यहाँ पे आप जो पूछा गया पूर्ण नाम के साथ आपको भारत का आर्थिक सुधार के संदर्भ में बताना है एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पर आपसे वो नहीं पूछा गया है, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में पूछा गया है, याद रखेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, जो कृषि क्रियाएं वो किस क्षेत्र से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्राथमिक यानी प्राइमरी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, पहली जो आपका औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, आपको बताना है विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो चीन, याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हरित क्रांति से संबंधित है, आपको बताना जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे HYV बिल्कुल सही है। कृषि यंत्रीकरण ये भी सही है, रासायनिक उर्वरक ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। फेमा कब लागू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फेमा है वह कब लागू हुआ है, याद रखेंगे 1 जून 2000, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा निरपेक्ष निर्धनता, याद रखेंगे एब्सोल्युटली प्रोबेटी, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि 34 भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया है। आपको बताना है भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ है, याद रखेंगे 1991, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जैविक कृषि एक डैश खेती है। आपको बताना जो जैविक कृषि है वो क्या है, धारणीय, यानी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 मानव विकास सूचकांक यानी HDI मानदंडों का एक सूचकांक है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामाजिक, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किए, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस आपकी जो आपका एग्जाम होने वाले 2023 में आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं। मैं आप लोगों को तो वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। जब आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं दिन और रात, तो आप लोग एक काम जरूर करें, वीडियो को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। निम्न में से कौन से भारत का निर्धन राय है, नहीं भारत का सबसे गरीबी राज्य आपको बताना है, तो भारत का सबसे गरीबी राज्य है बिहार, क्या होगी बिहार इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नीति आयोग गठन कब की गई थी। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन किसी वर्ष पीछा नहीं छोड़ता किसी का। नीति आयोग का गठन हुआ था, जो नीति आयोग इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है, जो उदारीकरण इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मनरेगा का संबंध है, जो मनरेगा है इसका संबंध किससे है, सभी को पता है किससे संबंधित है, रोजगार से। सो गाइस आप लोगों के लिए जब हमारे पूरे टेक्निकल पे इतना मेहनत कर रहे हैं, पर आप लोग सिर्फ एक काम जरूर करें, इस वीडियो को उस बंदे तक जरूर शेयर करें जिनको पता नहीं कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र डैश का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का किसका विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था वो है कि धन का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि धन अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, तो स्टेटमेंट होगा इसका सही क्या, एडम स्मिथ। वो आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनएसएस की स्थापना कब हुई थी, तो एनएसएस की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी स्थापना, 1950, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से शिक्षा देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। दंड चित्र क्या है, जो बार डायग्राम है वो क्या है, तो सरल दंड चित्र ऑप्शन नंबर ए, बहुकोण दंड चित्र ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि डैश चित्र गोलाकार होते हैं, जो डैश चित्र है वो गोलाकार होते हैं, कौन से चित्र है आपको बताना है यहाँ पे कि वो गोलाकार होते हैं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा क्या, वृत्त, क्या हो जाएगी वृत्त, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आपको पेपर में मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 कि गणितीय मध्य है। आपको बताना है जो गणितीय मध्य है वो किस प्रकार का मध्य है, याद रखिएगा वो मध्यम है, क्या है मध्यम है, यानी क्या मीन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सापेक्ष माप है। आपको बताना है रिलेटिव मेजर क्या है। इसमें जो रिलेटिव मेजर है हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फाटक टुई, क्या हो जाएगा कॉफी ऑफ रेंज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विचरण गुणन का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कोफिशिएंट जो है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो आप आर्ट्स से देंगे कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं, आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं या कॉमर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि विचरण गुणन का सूत्र होता है क्या, याद रखेंगे 5 डिवाइडेड बाय x into 100 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8 नंबर की लेस्पेरे का सूत्र क्या है। लेस्पेरे का सूत्र होता है क्या, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। इन दुर्लभता जो थे उसका अर्थशास्त्री में किसने दुर्लभता का दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था, याद रखिए उस व्यक्ति का नाम क्या था, रॉबिन्स। किसने कहा था, रॉबिन्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सारणी का प्रारूप है, जो फॉर्मेट ऑफ टेबल, टेबल का प्रारूप क्या होगी, यानी संख्या टेबल, यानी टेबल नंबर, टाइटल और मुख्य टिप्पणी, हेड नोट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है ऑप्शन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़ा। अब ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2021 और 2022 में कंटिन्यू 2 साल से पूछे गए हैं कि प्राथमिक आंकड़ा की सम्मक क्या है, तो आपको बताना है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े का कहलाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
द्वितीय सम्मक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों ट्रैक का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आपको बताना है कि जो द्वितीय सम्मक क्या है, प्रकाशित आंकड़ा क्या हो जाएगी, पब्लिश्ड डाटा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है, जो एक अच्छा न्यायाधीश है, गुड सिंपल ऑलवेज बेस्ड ऑन, आपको बताना है किस पे बेस होती है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, देव निर्देशन पर रैंडम सैंपलिंग स्प्रिंग इसका बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो आपके पास है 40 नंबर, आवृत्ति वितरण ग्राफ को डैश कहते हैं। आवृत्ति वितरण ग्राफ को हम लोग हाइड्रोग्राफ कहते हैं, यानी आयत चित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ए। आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, तब लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि यदि सिग्मा x इक्वल टू 50, याद रखिए दिया हुआ है आपका सिग्मा x इक्वल टू 50, और बताएं कि n इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5, तो आपसे x का मान पूछा गया। सो वीडियोस में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पिछला वीडियो में x का मान निकालने के लिए बताए थे। क्या करना है कि x सिग्मा x बटा n, यानी सिग्मा कितना दिया हुआ है तो 50 और बट्टा कर देंगे 5, इसको जब क्रॉस करेंगे तो आएगा आपका कितना 10, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह से आपके मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। आप लोग चाहते हैं सर मैथ्स से रिलेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन आना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेस्टिन कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, जहां पे आपको मैं बताएंगे कि किस तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं। एक पॉइंट है जिसमें समांतर माध्यिका तथा बहुलक का मूल्य बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सममिति क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का परमाप विचलन का गुणांक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आप लोगों से कि क्वेश्चन जो 18 है जो यहां पे पूछा गया है कि परमाप विचलन, याद रखेंगे परमाप विचलन के गुणांक का सूत्र क्या होगी, याद रखेंगे 5 डिवाइडेड बाय x डैश। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग 19 पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध सदैव होता है, तो क्या होता है -1 होता है, क्या होते हैं -1। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में पूछे गए थे, आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 निर्देशक वायु मापक यंत्र होते हैं, जो निर्देशक होता है वो वायु मापक यंत्र क्या होते हैं, याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया आर्थिक, इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 21 देश में नई आर्थिक नीति डैश वर्ष से लागू होता है, जो देश में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था वो कब से लागू की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1991 में। कब लागू की गई तो 1991, इसको कब सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 22 पे चलते हैं डैश निर्धनता आय की सीमाओं को स्पष्ट करती है, तो किसमें स्पष्ट करते हैं, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सापेक्ष, रिलेटिव, क्या हो जाएगी रिलेटिव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, गरीबी की निरपेक्ष संख्या सर्वाधिक डैश किस राज्य में, यानी भारत वो कौन सी राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है। याद रखिए इस भारत में जो सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है वो आपको बताना है कि वो कौन सी राज्य है। सो गाइस मैं बताऊं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हुआ क्या, बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी राज्य पाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमेशा पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, जैविक कृषि एक डैश खेती प्रणाली है, तो एक धारणीय प्रणाली, क्या धारणीय, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन 25 शिक्षा पर व्यय एक डैश व्यय है, यानी शिक्षा पे जो हम लोग यानी एजुकेशन, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षा पर भी एजुकेशन व्यय यानी टैक्स लगाया जाता है, और किस प्रकार के व्यय, उत्पादन व्यय है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये बताना है आपको ट्यूशन। ये क्वेश्चन आंखें बंद करके अपने कॉपी में रख ले, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली टपकने वाले हैं, बिल्कुल आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर कुरियन, क्या देखिए डॉक्टर कुरियन, इसका सही उत्तर होगा श्वेत क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि एनडीडीबी प्रारंभ हुआ था, जो एनडीडीबी जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रारंभ हुआ था 1970 में। कब से प्रारंभ हुआ था 1970, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यतः अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन 28 है कि बेरोजगारी का प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि बेरोजगारी जो होती है विषय उसमें आपको बता रहा है कि बेरोजगारी के प्रकार, तो बेरोजगारी के प्रकार क्या याद रखिए, मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। इन ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत में तीनों प्रकार के बेरोजगार को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का पाकिस्तान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे भारत क्या है तो विकासशील देश है, आपको बताना है अभी कि आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान क्या है, यानी पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछा गया तो याद रखेंगे पाकिस्तान क्या होगी, विकासशील देश। क्या है, विकासशील देश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं 30 नंबर, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। तो क्या सम्मिलित होते हैं, सेकेंडरी। याद रखेंगे सेकेंडरी डाटा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31, क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाध्यक्ष कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय विकास जो होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है। इसका चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं काफी, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री। इन्हीं अभी जो हम लोग अभी पहले चलता था एक योजना जिसे हम लोग बोलते थे योजना आयोग। योजना आयोग, इससे अभी गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने इससे नीति आयोग के नाम से जानते हैं हम लोग। याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग कब से लागू किया गया है। याद रखिएगा क्या, 1 अप्रैल, कब से, 1 अप्रैल 2014। याद रखेंगे नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 2014। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम। याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी होते हैं इसका अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। हरित क्रांति मुख्यतः फसलों तक ही सीमित रहता है। जो हरित क्रांति है वो किसके लिए सीमित रहता है, तो गेहूं और चावल के लिए। किसके लिए, गेहूं और चावल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक डैश है। तो इसमें क्या है, साध्य, साधन या कारक या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, साध्य यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो को देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम बहुत ही मेहनत करे ताकि आप लोग अच्छे अंकों से देश में पास हो सके और अपने माँ बाप का नाम आप लोग रोशन कर सके। आप लोग चाहते हैं देश में तो और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों के लिए देश में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अगला वीडियो में इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। विद्युत शक्ति का उत्पादन भारत में प्रारंभ हुआ था। विद्युत शक्ति है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया व्हिच स्टार्टेड, कब स्टार्टेड हुई थी। तो ये आपके सामने 4 विकल्प है, आपको बताना है कि कब से स्टार्टेड हुए थे। याद रखिएगा 1902 में। कब हुई थी, 1902। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 35 कि भारत में खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है। तो क्या आएगा, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तेल शोधन शाला स्थित है। तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है, मथुरा में। कहाँ पे स्थित है, मथुरा। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, भूतापीय ऊर्जा है। आपसे परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा पूछे जाएंगे, भूतापीय ऊर्जा, इस सब के बारे में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, याद रखिए गैर परंपरागत ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है वो एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके साथ है 38 पूछा गया है आपसे कहा गया है क्या प्रदूषण के प्रकार है। इसमें आपको बताना है प्रदूषण के प्रकार है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपेंगे। बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम से पहले और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप लोग डरे नहीं। सो गाइस, आप लोग एक काम जरूर करें कि आप लोग चाहते हैं इस तरह हमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए, तो बिल्कुल एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा जहाँ पे सिर्फ मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है कि नई आर्थिक नीति का प्राथमिकता कौन होती है। जो नई आर्थिक नीति होती है इसकी प्राथमिकता कौन होती है, याद रखें उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिकरण का विस्तार, मानव संसाधन का विकास। इन उपयुक्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। आप चाहते हैं सर पार्ट नंबर 4 में भी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, तब लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या याद रखेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये कब से शुरू हुई थी, तो याद रखेंगे कब से, 1998 से 1999 में शुरू हुई थी। पिता किसे कहा गया है आपको बताना है कि हु इज द नॉन ऑफ द फादर ऑफ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के फादर हम लोग बोलते हैं आकेनवाल। तो किसको बोलते हैं, आकेनवाल यानी गॉड फाइव आकेनवाल। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन कि दो चरों के बीच परस्पर संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो
तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, विच्छेद चित्र। क्या बोलते हैं, स्कैटलर डायग्राम। ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो आप सबको पता है कि किसी भी ग्राफ पेपर में देखिएगा 4 चरण होते हैं। कैसे? इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और इसको बोलते हैं कितना, 4। इस तरह से कितना कोऑर्डिनेट होती है, 4। इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस आप लोगों को मैं 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। उपभोक्ता मूल्य निर्देशन यानी सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या है? याद रखिएगा, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छी तरह से सेपरेट वीडियो आप लोगों को एक बना के रखी है। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं दिखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप सबसे पहले मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां से आपका 3 मार्क्स गारंटी है कि आ जाएंगे, और 2 मार्क्स जो रहा वो फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। ये हम आप लोग एक सेपरेट से वीडियो मैं अपलोड करूंगा जहां पे आपको मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी का n/4वां पद है, जो श्रेणी है उसका n/4 पद क्या होगी, तो प्रथम चतुर्थांश क्या होगी, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माध्यिका आंकड़ों यानी माध्यिका को हम लोग बोलते हैं समूह को, माध्यिका आंकड़ों को बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है? याद रखिएगा 2 बराबर भागों में बांटती है। जो माध्यिका है वो 2 बराबर भागों में बांटती है। सो गाइस मुझे पता है कि वॉइस में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होती है। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संकलन करता है उसे क्या कहते हैं? जो आंकड़ा संकलन कहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, गणनाकार। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में छपने वाले हैं 2023 के पेपर में, याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको आपको सबसे पहले देखना है। ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी सेट में डिस्कस कराऊंगा उसमें 5 सेट जो है आपका 5 सेट में 25 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से मिलेंगे। अगर एक सेट में 5 क्वेश्चन तो मान के चले 5 जो आपका मॉडल पेपर होंगे उसमें 25 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो गाइस आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स एक सेपरेट सा वीडियो होगा जो हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना भूले। मैं इकोनॉमिक्स के पार्ट का जो ग्रामेटिकल आपका जो इकोनॉमिक्स में आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु क्या है। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बता के रखा कि मध्य बिंदु किसे बोलते हैं, यानी इसको जोड़कर आपको 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 2 से जोड़कर इसको डिवाइड करना है। जैसे कि इसमें ऐड करेंगे तो हमें पता चलता है 150 डिवाइडेड बाय 2, इसको जैसे क्रॉस करेंगे तो आएगा 75। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा 75 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य बिंदु से अंतराल वर्ग अंतराल से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने वाले हैं। किसी संकलित समूहों को क्या कहते हैं? किसी संकलित समूहों को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी यानी प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न आंकड़ों में विस्तार गुणांक ज्ञात करें। सो गाइस इसमें आपको बताना है विस्तार गुणांक, जिसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट रेंज। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट रेंज बोलते हैं। सो गाइस मैं इसके लिए एक आपको सेपरेट सा वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि सर मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए, तो बिल्कुल जिसमें बिना देर के आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन समांतर मध्य का सूत्र है। जो समांतर मध्य है उसका सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय l। क्या सूत्र होता है? सिग्मा x डिवाइडेड बाय l। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे नोट करते हैं इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन हम लोग बोलते हैं क्या? बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोड इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। तकनीक निम्न में से कौन सा चर खंडन है? आपको पता है चर खंडन कौन होगी? तो छात्रों की संख्या। क्या हो जाएगी? छात्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत की थी? तो किसी ने कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत की थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? याद रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपरिकरण पदों के विचरण का मापन है? तो किसका मापन है? याद रखिएगा बाउले। किसने मापन दिया था? बाउले इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड याद रखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर मध्य ज्ञात करें। चलिए मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ इसको।
आपको सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बना के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। तो ध्यान से इसको देखिए, ये क्वेश्चन जिसमें मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैं जो आपको एक सेपरेट से बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे अंक, क्या लिखेंगे अंक, ठीक है। फिर आप एक तरफ लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना रेंज दिया है, उस रेंज को लिखना है 0 से 10, फिर दिया है कितना 10 से 20, फिर दिया हुआ है कितना 20 से 30, ठीक है। इसका छात्र की जो नंबर है 2 3 5, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी जो हम लोग डिस्कस किए डिवीजन, इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको याद रखना है। सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या सूत्र होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, याद रखिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, याद रखिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब एन क्या है तो एन होता है नंबर, ठीक है। नंबर कितना है तो काउंट कर लेते हैं 5 3 और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। अब यहाँ हमको निकालना है क्या एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे तो याद रखिए सबसे पहले इसको जोड़कर हमको आधा कर देना है। तो 0 में से 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, 10 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा करेंगे तो आ गया आपका 15, फिर आपको जोड़ना है 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा करेंगे तो 25, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिर्फ एक सिंपल सा वे में आपको सॉल्व करना है, कैसे याद रखिएगा, इनको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद आएगा आपका 10, कितना आएगा 10, इनको मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 75। बस इसको आपको काउंट करना है। इसको जैसे काउंट करेंगे डिवीजन तो हमें पता चल रहा है, इसको काउंट करने के बाद आपका आएगा कितना, तो काउंट करने के बाद तो 10 5 5 10 की 0 के रहा 1 7 4 11 और 1 12 1 13, कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि 13 जैसे काउंट है, यहाँ पे आपका 13 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे आपका आएगा 125, ठीक है। 125 जैसे आएगा यहाँ पे, इसको जब ऐड करेंगे याद रखिएगा आपका आ जाएगा कितना 5 2 7 और 8 यानी 180 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या था, हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे सिग्मा एफ एक्स आई। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो भी डाटा आया है आपका यहाँ पे उसको फॉर्मूला बेस करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एफ आई एक्स आई याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एफ आई, इसको बोलते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय एन करना है, एन कितना दिया हुआ है 10, इसको क्रॉस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आपको समझ में आएगा कौन सा विकल्प सही है कौन सा नहीं। आप चाहते हैं सर एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए जिसमें आपको जरूर बताना है। ये भी डिवीजन आपका जो क्वेश्चन है ये भी एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, पर मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसका एक सेपरेट सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम से पहले। निर्देशांक के प्रकार है, निर्देशांक के प्रकार क्या होगी, तो निर्देशांक का जो प्रकार है वो है क्या, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह ग्राफ जो संचय आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, संचय आवृत्ति को किसमें दर्शाया जाता है, याद रखिएगा तोरण चित्र में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। इसका संस्थान है कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता, इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों के निजीकरण क्षेत्र हाथों बेचना क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, विनिवेशीकरण। क्या बोलते हैं, विनिवेशीकरण, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, जो मानव पूंजी निर्माण है इसमें क्या बाधा है, ब्रांड क्या होगा, ब्रांड, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, इसमें आपको बताना है तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत क्या है, वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर होगा ए एंड बी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 पे मुख्य करते हैं इनमें से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, तो कौन सा उद्योग जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, क्या देंगे, हैंडलूम। क्या हो जाएगी, हैंडलूम, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25, गरीबी रेखा का संबंध है, जो प्राइवेटी इज लाइन टू रिलेटेड टू, आपको बताना है
कि गरीबी रेखा से संबंधित कौन है? सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है। जो कृषि साख है यानी कृषि जो आप एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट ब्रांचेस है उसका संस्थागत स्रोत कहां पे? याद रखिएगा महाजन ट्रेड्स। क्या हो जाएगा? महाजन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास कि आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन से हैं? जो आधारिक संरचना है इसको बताना है, इसके दो प्रकार क्या है? तो आधारिक संरचना का दो प्रकार है, याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सामाजिक एवं आर्थिक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 28 कि कृषि साख के साधन है। जो आपका कृषि साख है इसका साधन क्या है? तो भूमि स्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2023 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात में अधिक है। याद रखिए कहां पे सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो है वो भारत में गरीबी रेखा है। सबसे ज्यादा भारत में गरीबी रेखा पाए जाते हैं। नवरत्न क्या है? इसमें आपको बताना है कि जो नवरत्न है वह क्या है? सार्वजनिक उपक्रम। क्या है? सार्वजनिक उपक्रम। अभी जो हम डिस्कस कर रही है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 2। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमें 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड कर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार रहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमको 2023 के पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो जो भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको अपने कॉपी पेज तक को नोट डाउन करना है। इसलिए ये बताया गया है कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो वर्तमान मजदूर पर काम करना तो चाहते हैं पर उसे काम मिलता नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेरोजगारी। आप काम तो करना चाहते हैं पर आपको काम मिलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 32। चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था? याद रखिएगा आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है? हिमालय। कहां से? हिमालय। जिसे हम लोग बोलते हैं कि चिपको आंदोलन पेड़ों को काटने से रोकना, इसी को बोलते हैं हम लोग चिपको आंदोलन, जिसने शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन 33 पे आते हैं कि SHG क्या है? आपको बताना है कि SHG है जो वो क्या है? तो याद रखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। जो निर्माण क्षेत्र है इसमें अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित होता है? सेकेंडरी, जिसे हम लोग बोलते हैं का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं HDI। क्या बोलते हैं? HDI इसका सही उत्तर हो जाएगा, HDI। याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज नॉन एज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा डी। मूव करते हैं 36। प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? ये भी क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा आपको बताना है वो कौन सी देश है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो उस देश का नाम जैसे आप सबको पता है क्या होगी? चीन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? द डिफरेंट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखेंगे व्यापार संतुलन। ट्रांसपोर्ट और याद रखिएगा एक्सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी आपको बताना है कि किस देश की आयात और किसी देश के आयात और निर्यात को अगर बैलेंस करके रखना है तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन। मूव करते हैं 38 पे कि मनरेगा में कितने दिन के रोजगार का प्रावधान किया गया है? जो मनरेगा है इसमें आपको बताना है कि कितने दिनों के लिए प्रावधान किया गया है। तो मैंने जैसे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं, जो अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें। हमारे ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप इस लिंक के माध्यम से देखिए पूरा का पूरा जो भी 5-5 मॉडल्स है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन 5 मॉडल्स को आप लोग परचेस कर सकते हैं ओनली फॉर
149 रुपीज में, जो हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 11 का आप वो क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता के रखे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि मनरेगा में कितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता था, याद रखिएगा 100 दिन। कितना दिन? 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय योजना आयोग। अब मैं क्वेश्चन आपको एक सेपरेट सा वीडियो में अपलोड करूंगा योजना आयोग से, क्योंकि योजना आयोग ऐसा टॉपिक है जहां पे हर साल 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं 20 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन हुआ था, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 में। इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो है आपका, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 कि मानव पूंजी में सम्मिलित है। आपको बताना है कि ह्यूमन कैपिटल कॉन्स्टिट्यूएंट, बताना है कि जो मानव पूंजी इसमें क्या सम्मिलित होते हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा श्रमिक और उद्यमी दोनों, यानी आपको बताना है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं और एंटरप्राइजेस होती है, इन दोनों इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका